सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस इज अबाउट द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से संबंधित है, क्यों पढ़ना चाहते हैं दोस्तों? आपको पता है केरला के अंदर में रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड आई है ना। फ्लैश फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ जैसी कंडीशन, ठीक है। लेकिन ये बाढ़ जैसी कंडीशन बहुत लंबे समय तक नहीं होती, हल्की सी बारिश, थोड़ी तेज बारिश होती है और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए दोस्तों आपकी फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों इस फ्लैश फ्लड से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आपका लैंडस्लाइड्स हुआ है और कम से कम नहीं तो 40 लोग ऐसे थे, 40 लोग, मैं मे बी से ज़्यादा हूँ बट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देयर आर 40 पीपल्स जो क्या हो गए दोस्तों इस प्रोसेस में डेड हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है कि जो वेस्टर्न घाट के अंदर में ये जो फ्लैश फ्लडिंग का केस हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुई है, ये जो 40 लोगों की डेथ हुई है, आपको क्या लगता है इट इज़ अ नेचुरल इवेंट? क्या ये नेचुरल इवेंट है या आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आदमी का हाथ है और इट इज़ अ मैन मेड इवेंट और इट इज़ अ इवेंट विच इज़ ट्रिगर्ड बाय द मैन मेड एक्टिविटी? हम इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से की वजह से भी जो है क्राइसिस कह सकते हैं। देखो दोस्तों, फ्लैश फ्लड किसकी वजह से आई? फ्लैश फ्लड आई सर रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल मतलब वर्षा। तो देखो यार, अपना वर्षा पे तो कोई जोर चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्षा अपनी सुनेगी नहीं, इंद्र भगवान की सुनती है, या आजकल मैंने बताया नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बी पराग की सुनती है, ठीक है। अपनी सुनती नहीं है बारिश, तो बारिश के ऊपर तो आपका जोर चलेगा नहीं। उसके बाद रही बात फ्लैश फ्लड की, तो बारिश अगर अचानक से ज़्यादा आती है तो फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। फ्लैश फ्लड के लिए ह्यूमन फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं और नेचुरल फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर मैं पहाड़ी एरिया में बात करूं, जैसे उत्तराखंड की बात हम कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, मैं केरला की बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, डेवलपमेंट के चलते जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, पेड़ों को क्या कर देते हैं दोस्तों, कट कर देते हैं। ट्रीज़ को जो है हम क्या कर देते हैं दोस्तों, कट कर देते हैं, गिरा देते हैं। और जो हमारी वेजिटेशंस हैं उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, क्लियर कर देते हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब इस वेजिटेशन के क्लियरेंस से क्या होगा, जब बारिश आएगी तो वो जो नेचुरल पहला शील्ड होता है वेजिटेशन का वो रहेगा नहीं, ऑब्वियस बात है। तो पानी बहुत तेज से बहेगा और पानी तेज से बहेगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो सॉइल है उसका इरोजन होगा। मिट्टी के इरोजन से ही क्या होता है दोस्तों, आपका लैंड स्लाइड्स जो हैं वो ट्रिगर्ड होती हैं, क्योंकि पानी का बहाव तेज होगा। अब मान लो ये पहाड़ है, इससे पानी बहुत तेजी से आए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर वनस्पति हो, पेड़ पौधे हों, तो ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, इस पानी के बहाव को रोक देंगे, सीमित कर देंगे, तो इतनी तेजी से नीचे नहीं आ पाएगा। लेकिन मान के चलो यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, और जितनी तेजी से नीचे आएगा ना दोस्तों, ये उतनी ही तेजी से क्या करेगा, यहाँ पर कटाव करेगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी मिट्टी है, जो पहाड़ है, यहाँ पर लैंडस्लाइड आपकी ट्रिगर हो सकती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सो इट कैन ट्रिगर्ड द लैंडस्लाइड्स, इससे लैंडस्लाइड्स आपकी ट्रिगर्ड हो सकती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है ना। अब बात करते हैं सर जी केरला के अंदर में क्या है। देखो केरला का अंदर में जो हुआ है, मैंने जो बताया, केरल जो है बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट जो होता है इट इज़ वेरी मच इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ठीक है। पश्चिमी घाट में आता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। अच्छा, बारिश यूजुअली यहाँ पर रेनफॉल जो है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भी क्या है दोस्तों, आपका ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता है। अब बारिश ज़्यादा होगी दोस्तों तो ऑब्वियस बात है फ्लैश फ्लड का केस कब बनता है, जब आपने नेचुरल वेजिटेशन को क्लियर कर दिया है। नेचुरल वेजिटेशन को क्या कर दिया है दोस्तों, क्लियर अगर कर दिया है, तो उसी से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड होती है। केरला में बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड आई है और इससे हुआ है लैंडस्लाइड दोस्तों, और ये जो लैंडस्लाइड है प्यारे बच्चों, इसमें 40 लोगों की जान गई है। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये जो कंडीशन आज हम देख रहे हैं ना, एक महान आदमी थे जिन्होंने इसको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, उनका नाम था क्या, गडगिल साहब, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों, गडगिल। आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो दोस्तों, वेस्टर्न घाट के ऊपर में आपकी 2 कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। एक का नाम है दोस्तों गडगिल कमेटी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, गडगिल कमेटी, और दूसरी जो कमेटी है उसको हम बोलते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी। कितने बच्चों को पता है इस बात के बारे में?
We have two committees on the Western Ghat. One is the Gadkil committee and second is the Kasturi Rangan committee, है ना। और दोनों ही कमेटियों ने बोला है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। वहाँ पर आपको फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रिजर्व करना चाहिए। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको कोई भी बड़ा बिग प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हमने गडगिल साहब की एक भी बात नहीं मानी, ठीक है। गडगिल साहब की बात नहीं मानी, अलग अलग स्टेट ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, और उसके बाद में एक नई कमेटी बनी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी में जो गडगिल कमेटी थी, इसको मेन टास्क क्या दिया था भाई, आपको वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपको पश्चिमी घाट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो ईस्टर्न आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी थी, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, इसका मेन टास्क था कि आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है, बट साथ साथ में आपको स्टेट का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको भी क्या करना है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है वो डाइल्यूट हुई है। हमने जो है वो बातों को कम माना है, हमने गडकिल साहब की रिपोर्ट को कम माना है, हमने गडकिल साहब की बताई हुई बातों पर कम ध्यान दिया। इसी की वजह से ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि केरला के अंदर में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स और ये जो डेथ रिसेंटली हुई है ये उसी का कारण है। दोस्तों मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, क्या मैं बताऊंगा आपको गडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, मैं आपको कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, मैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के बारे में बताऊंगा, मैं आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और मैं बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट किस प्रकार से केरला में पड़ रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें हमने बताई थी कस्तूरी रंगन कमेटी और गडगिल कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन ना मानने के क्या नुकसान आ रहे हैं, और मैं आगे बताऊंगा दोस्तों आगे का रास्ता क्या, वे फॉरवर्ड। सो दिस इज बेसिकली आवर टॉपिक, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे एंड लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस टॉपिक को एक कंप्लीट एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से आपको क्या करूंगा दोस्तों, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मैं इसको आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो यू हैव टू गिव मी अटेंशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, समझना है, ध्यान रख से, ठीक है, और पूरा का पूरा जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अथर्व, थैंक यू यार। बट उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, दीज आर द अनअकैडमी रैंकर्स, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 2 इस बार अनअकैडमी से है, ऑल इंडिया रैंक 9 अपाला मिश्रा फ्रॉम अनअकैडमी, सत्यम गांधी फ्रॉम अनअकैडमी, ठीक है। उसके बाद गौरव बुधानिया इज फ्रॉम अनअकैडमी, करिश्मा नायर फ्रॉम अनअकैडमी, अर्थ जैन फ्रॉम अनअकैडमी, ठीक है। तो अनअकैडमी से इस बार बहुत सारे लर्नर्स जो रहे हैं। अब ऑल इंडिया रैंक अगर आप 1 से 20 तक बात करोगे तो अनअकैडमी के 7 लर्नर हैं। ऑल इंडिया रैंक 21 से अगर 100 के बीच बात करोगे तो वी हैव 20 लर्नर। ऑल इंडिया 101 से 761 के बीच में बात करोगे तो वी हैव 142 लर्नर्स जो अनअकैडमी से आपका थे। ये पूरी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 50 के अंदर में कौन कौन है दोस्तों, आपका भी इसमें नाम होगा बहुत जल्दी, और मुझे पूरा क्या है दोस्तों, विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा बेसिकली इट बिलोंग्स टू या जीएस पेपर 3। ये किससे बिलोंग करता है दोस्तों, ये जीएस पेपर 3 से बिलोंग करता है। हम इसको बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंडिया और ये है हमारे पास दोस्तों वेस्टर्न घाट। मैंने बताया वेस्टर्न घाट बेसिकली यहाँ से एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है ताप्ती, ठीक है, ताप्ती कहते हैं, तो जो भी कह लो। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द ताप्ती रिवर, ठीक है, और ये आपका लगभग साउथ के अंदर में देखोगे तो आप कहाँ तक फैला है दोस्तों, मैं कन्याकुमारी तक ही मान के चलता हूँ, ठीक है। सो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम तापी एंड एक्सटेंडेड अप टू कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक फैला है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसकी एवरेज हाइट अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट की क्या है दोस्तों, 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। दिस इज एवरेज हाइट यहाँ से यहाँ, और ये भारत का जो पश्चिमी कोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी तट जो है इसके समानांतर है, आपको दिख रहा है ना, ये पश्चिमी तट के क्या है दोस्तों, आपका समानांतर है। तो वेस्टर्न घाट इज बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम ताप्ती रिवर इन द नॉर्थ एंड इट इज एक्सटेंडेड अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ अलोंग और पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर ये आपका ताप्ती नदी से लेकर आपका कहां तक फैला है दोस्तों, कन्याकुमारी तक यहां पर फैला है। इसी के एक भाग के अंदर केरला के अंदर में दोस्तों हमें क्राइसिस मिला है। यहाँ पर अपनी बहुत सारा अभी लगातार बैक टू बैक यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्लड। और ये फ्लड कौन सी है, फ्लैश फ्लड, ठीक है, अचानक से आई हुई बाढ़ जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है, बहुत सारी हानि हुई है, लोगों की डेथ हुई। तो इट इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के बारे में ये दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फ्लैश फ्लड्स एंड बैक टू बैक लैंडस्लिप्स इन द केरला ब्रिंग्स इनटू फोकस ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। एक बार हमारा फिर से ध्यान गया है दोस्तों किसके ऊपर में, वेस्टर्न घाट के ऊपर। ये जो बैक टू बैक हुआ है,
ये जो बैक टू बैक आपकी लैंडस्लाइड्स हुई हैं केरला के अंदर में, तो एक बार फिर से हमारा ध्यान फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है हमारे पास जो केरला का, उसके ऊपर हमारा ध्यान गया है। हमारा ध्यान गया है यहाँ के पर्वतों पर, हमारा ध्यान गया है यहाँ की वेजिटेशन के ऊपर, और हमारा ध्यान गया है कि जो हम माइंडलेस यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं दोस्तों, डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर में दोस्तों जो इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को हम यहाँ पर बाधित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर एक बार फिर से ध्यान गया है। हमारा फिर से ध्यान गया कि दोस्तों देयर इज अ ग्रेट नीड टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट। हमें वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें वेस्टर्न घाट को बचाने की जरूरत है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न घाट के ऊपर दोस्तों अभी एक इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 2011। ये रिपोर्ट 2011 में सौंपी गई थी। माधव गडगिल, इकोलॉजिस्ट एंड पैनल चेयरमैन, पॉइंटेड टू द डिग्रेडेशन सफर्ड ऑफ द वेस्टर्न घाट। उस समय जो हमारे माधव गडगिल, इसको गडगिल रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, देयर द टू कमेटी विच आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन दिस वेस्टर्न घाट। तो इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। इसके हेड रहे थे कौन? हमारे माधव गडगिल साहब। ये इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट होंगे तो ऑब्वियस बात है ये किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों? एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई इकोनॉमिस्ट होगा तो इकोनॉमी की तरफ ध्यान देगा, कोई पॉलिटिशियन होगा तो पॉलिटिकल इशू की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो इन्होंने इकोलॉजिस्ट हैं तो इकोलॉजी की तरफ में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने बताया कि भैया किस प्रकार से हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर सफरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ दिस माइंडलेस डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को उठा के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाल दिया, ठीक है, कि इकोलॉजी के हिसाब से दिस इज वेरी मच सेंसिटिव जोन। किस में रख दिया दोस्तों? ही पुट द एंटायर रीजन इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो उन्होंने कहा कि ये जोन यहां से लेकर भैया यहां तक ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा, ESZ के अंदर आएगा, ठीक है। और इन्होंने बात भी सही बोली थी क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका देखोगे तो माउंटेनस एरिया है, हाई वेजिटेशंस है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जो इधर मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, उसकी अरेबियन ब्रांच से इसके इस साइड अरेबियन, ये वेस्टर्न घाट है तो इसके पश्चिमी साइड पे, वेस्टर्न साइड पे भयंकर बारिश होती है, जबकि ईस्टर्न साइड पे रेन शेडो जोन होता है। तो इसमें बहुत भयंकर यहाँ पे बारिश होती है। तो उन्होंने कहा कि सारा का सारा जोन क्या है दोस्तों? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। उन्होंने इसमें पुट भी किया अपनी इस रिपोर्ट के अंदर में, द रिपोर्ट हैज डेजिग्नेट द एंटायर हिल रेंज एज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरी पर्वत श्रृंखला को जो बेसिकली एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उन्होंने क्या कर दिया? नामित कर दिया। इसके अंदर में कुल मिला के 142 तालुक थे, 140 तालुक्स थे वेस्टर्न घाट्स के अंदर जिनकी बाउंड्री इनको लगती थी। सबको इन्होंने किसके रख दिया? उठा के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर में डाल दिया। सो बेसिकली ही क्लासिफाइड द 142 तालुक्स इन द वेस्टर्न घाट बाउंड्रीज इनटू 3 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इट ऑल्सो रिकमेंडेड नो न्यू डैम्स। उन्होंने कहा कि कोई नया डैम नहीं बनेगा, बड़ा लार्ज स्टोरेज का कोई डैम आप यहाँ नहीं बनाओगे, कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप यहाँ नहीं करोगे, किसी भी प्रकार की माइनिंग आप यहाँ पर नहीं करोगे, खनन यहाँ पर नहीं करोगे, डैम नहीं बनाओगे, ठीक है। बहुत अब देखो यार, सुनो मेरी बात, एक बात और समझना, ये वो एरिया है दोस्तों जो आपका मिनरल रिच एरिया है, ठीक है। ये एरिया बेसिकली इट्स अ मिनरल रिच एरिया। यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। आपको पता है ये जो एरिया है इट इज़ मिनरल रिच, यहाँ पर फेरस, मैग्नीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अभिजीत, ज्योग्राफी की लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों 20 तारीख से, 20 नवंबर से, बट ये क्लास सिर्फ प्लस पे आएगी यार, ठीक है। ओनली प्लस प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस होंगी, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। दीज क्लासेस विल बी ओनली, ठीक है, ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। जो 20 तारीख से अपना बैच आ जाएगा 20 के आसपास, बट ये बैच अपना सिर्फ प्लस पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जो आपका प्लस एक यूट्यूब है उसके ऊपर में ये क्लासेस नहीं आ पाएंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लस पे क्लासेस आप जरूर देख पाएंगे। तो फ्लैश फ्लड्स एंड बैक टू बैक ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये मिनरल रिच एरिया था, इन्होंने उठा के इनको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में डाल दिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इन्होंने कहा कि कोई माइनिंग नहीं करेगा, तो ये मिनरल्स कैसे निकलेंगे भाई? स्टेट को कितना नुकसान होगा, है ना। यहाँ बहुत सारे स्टेट्स है, कर्नाटक जो भारत का सबसे ज़्यादा लोह निकालता है, आयरन ओर निकालता है, उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया कि भैया तुमने इतने बड़े एरिया को किस में डाल दिया? इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो इकोलॉजी को तो बचा लोगे लेकिन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? इन्होंने क्या कहा कि इकोलॉजी को तो बचा लोगे आप, बट इकोनॉमी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म। तो बहुत सारे स्टेट ने इसको क्या किया दोस्तों, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि गलत बात है, गलत बात है। इसी प्रकार से केरला का बहुत सारा इलाका है, उसको इसने रख दिया। आप यहाँ पर अब देखो बहुत सारी रिवर्स ना, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा होती है वेस्टर्न घाट्स में, इधर आप देखोगे तो बारिश मानसून से यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भाई साहब क्या बोले दोस्तों, इस भाई साहब ने कहा कि ये जो हिस्सा है दोस्तों हमारा, बेसिकली अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज़ अवर वेस्टर्न घाट। अगर मैं वेस्टर्न घाट को अगर मैं कुछ ऐसे दिखा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट को दिखा दूँ, दिस इज़ द वेस्टर्न घाट। तो भाई साहब ये जो वेस्टर्न घाट है, इसके इस भाग में आपकी भारी बारिश होती है दोस्तों, किससे दोस्तों, अरेबियन ब्रांच से। ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच जो होती है उससे कम से कम नहीं तो मैं आपको बता दूँ 250 से 300 सेंटीमीटर के आसपास क्या होता है दोस्तों, रेनफॉल होता है इस एरिया में, भारी बारिश। अच्छा सोचो, भारी बारिश होगी तो क्या होगी, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स होंगी जो रिवर्स इधर जाएंगी, हाँ या ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पहाड़, क्योंकि नेचुरल एरिया होता है, इसके अंदर आप डैम रिजर्वायर बना सकते हो। ठीक है, रिजर्वायर बना सकते हो आप, डैम बनाकर यहाँ पर उससे क्या जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे गडकिल साहब जो थे, इन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया दोस्तों, इन्होंने इकोलॉजी की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बोल दिया कोई डैम नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्री, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं लगेंगी। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और इस बात का दोस्तों विरोध किया गया। ठीक है, विरोध किसके द्वारा हुआ दोस्तों, स्टेट के द्वारा विरोध हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, हमारी केंद्र सरकार जो थी, उन्होंने तो कहा कि इस रिपोर्ट को पब्लिश ही मत करो, वरना लोगों में डिसकंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों, विरोध करेंगे। उन्होंने ये बात बोली। अब लगातार गडगिल समिति का विरोध हो रहा था, तो इसके बाद में एक और कमेटी बनी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या किया, इकोलॉजी को तो ध्यान में रखा ही रखा, साथ साथ में उन्होंने इकोनॉमिक्स को भी ध्यान रखा। उन्होंने कहा ठीक है कि कुछ एरियाज के अंदर में माइनिंग को अलाउ करना होगा, कुछ नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अलाउ करना होगा। ठीक है, कुछ जगहों पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम को अलाउ करना होगा। तो उन्होंने एक माइल्ड बीच का पाथ अपनाया, बीच की अप्रोच अपनाई। ठीक है, बट स्टिल उस कस्तूरी रंगन कमेटी का भी केरला के अंदर में क्या होता है दोस्तों, विरोध होता है। उसके बाद एक और कमेटी बनती है। ठीक है, वो सारी कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो गडगिल साहब ने कहा कि नए डैम नहीं बनेंगे यहाँ पर। गडगिल साहब ने कहा कि इस एरिया का जब आप कोई भी डेवलपमेंट करते हो, कोई भी विकास संबंधी कार्य करते हो, तो आपको पार्टिसिपेटरी अप्रोच का फॉलो करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होता है, मतलब मान के चलो स्टेट कुछ करना चाहता है, तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो लोकल पीपल हैं दोस्तों, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करो, उनको आप अपनी प्रोसेस के अंदर में शामिल बनाओ, उनको भागीदारी प्रक्रिया के द्वारा उनको इनके अंदर में शामिल करो, ग्राम सभाओं को इसके अंदर में शामिल करो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने इस डिस्क्लोजर का अपोज किया। उन्होंने कहा कि भाई इस रिपोर्ट को मत रखो, अगर आप इस रिपोर्ट को रखोगे तो हमारा जो इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट है दोस्तों, इन 6 राज्यों का जो वेस्टर्न घाट के अंदर में स्थित है, इनका इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। किस किस का दोस्तों, गोवा का, उसके बाद में महाराष्ट्र का, उसके बाद में कर्नाटक का, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो केरला का, उसके बाद में बात करूँ मैं तमिलनाडु का, ठीक है, और किसका बताओ दोस्तों, ठीक है, सम पार्ट ऑफ गुजरात एज वेल। ठीक है, सो इन पार्ट्स का, इन स्टेट्स का, इन 6 स्टेट्स का क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, बाधित होगा। ये बात यहां पे बोली गई। ठीक है, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट अपोज्ड इट, स्टेटिंग द मोस्ट ऑफ इट सजेशंस वर इम्प्रैक्टिकल। दोस्तों बहुत सारे राज्यों ने ये सुझाव दिया, बहुत सारी राज्य की सरकारों ने सुझाव दिया कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये टोटली इम्प्रैक्टिकल है, इसको लागू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप इसको मत करो लागू। सबने इसका क्या किया, अपोज किया। उसके बाद में सेंटर ने कहा कि यार ये तो दिक्कत है। ठीक है, सेंटर ने कहा कि दिक्कत है, सब लोग अपोज कर रहे हैं, तो चलो एक नई कमेटी बना देते हैं। तो उन्होंने एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी, अगस्त 2012 में। इसका काम यही था कि आप गडकिल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है ना, आप उसको एग्जामाइन करो। ठीक है, उसको देखो। मुख्य काम 2 दिए, कस्तूरी रंगन कमेटी को 2 काम दिए। पहला, इसको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पश्चिमी घाट के अंदर जो प्रीशियस बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी बहुमूल्य जैव विविधता है, उसका संरक्षण तो करना ही करना है। इसको काम दिया कि आपको जो हमारी बहुमूल्य जैव विविधता है उसका संरक्षण तो करना ही करना है। साथ साथ में दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, आपको लोकल लोगों के एस्पिरेशन का भी ध्यान रखना है। आप बोल दो कि यहाँ पर खेती में रोक है, आप बोल दो कि पेड़ नहीं काटना, तो जो लोग यहाँ पर खेती और पेड़ पर डिपेंडेंट है दोस्तों, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो सरकार ने ये भी बोला कि आपको दोनों काम करने हैं, आपको बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है
और आपको लोकल लोग जो हैं, लोकल पीपल जो हैं, उनकी एस्पिरेशन का भी ध्यान रखना है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इंडिजिनस पीपल्स हैं, उनका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कमेटी? इस कमेटी ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। इन्होंने क्या कहा? इट आइडेंटिफाइड ओनली 37% और 59,940 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न घाट इन द 6 स्टेट एज द ESA। तो इन्होंने पुराना जो एरिया था उसको रिड्यूस कर दिया। इन्होंने कहा कि केवल और केवल इन 6, उन्होंने तो जितना 6 के 6 राज्यों में जहां जहां तक पश्चिमी घाट था सबको क्या कर दिया? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना दिया। नो माइनिंग, ठीक है, नो जो है बिग प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। बट इन्होंने कहा कि ओनली 37% और 59,940 स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टर्न घाट का एरिया है इन 6 राज्यों के अंदर, सिर्फ उसी को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इन्होंने बनाया। अराउंड 4,156 विलेजेस अलोंग दी रीजन्स वर आइडेंटिफाइड एज ESA। 4,156 गांव के आसपास दोस्तों जो पश्चिमी घाट में थे उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के रूप में रखा गया कि यहां पर किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि, यहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान हो सकती है। On the basis of the criteria that they had 20% or more of ecological sensitive areas within their boundary, नियरली 100, इसमें अगर हम बात करें, अब मैं केरला की बात करूंगा क्योंकि फ्लैश फ्लड केरला में हुआ है, लैंडस्लाइड केरला में हुआ है। तो इन 4,156 विलेजेस में से कुल मिला के 123 गांव किसके थे? केरला के। और इन 123 गांव को जो केरला के थे इनको ESA के अंदर में रखा था। और इन सब के अंदर में पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोटेस्ट यहाँ पे होती है। ठीक है, इस रिपोर्ट का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हमने डिसाइड किए उसका रिलीजन के आधार पर, उनका पॉलिटिक्स के आधार पर, दोनों में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? विरोध। तो 123 गांव थे केरला के जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आते थे, जिनमें कहा गया कि अगर यहाँ पर आपने किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी करी तो वो आपकी इकोलॉजी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। और उन्हीं का प्रभाव प्यारे बच्चों आज हमें देखने को मिल रहा है। जो माइंडलेस डेवलपमेंट हमने इन गाँव में की है, इन एरियाज़ में की हैं, जो फॉरेस्ट हमने काटे हैं या जो भी हमने गतिविधियाँ की हैं दोस्तों, उसी की वजह से आज हम ये लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं। उसी की वजह से दोस्तों आज यहाँ पे फ्लैश फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है। और उसी की वजह से दोस्तों 40 लोगों की जान गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए दोस्तों? हमारे इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है हमारी ये माइंडलेस डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमने डेवलपमेंट करी है बिना दिमाग की, जो डेवलपमेंट की है, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, अब केरला के अंदर में प्रोटेस्ट होता है। केरला में जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर एक और कमेटी बनी जिसका ओवनम समिति इसको बोलते हैं, ओवनम समिति। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार के ऊपर एक और समिति बनाते हैं। कस्तूरी रंगन में क्या बोला गया? द एरिया ऑफ 9,993.7 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इज कंसिडर्ड ESA इन केरला एज अगेंस्ट द 13,000। जब हमारी कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, सोचो गडगिल कमेटी ने तो और भी ज़्यादा किया होगा। कस्तूरी रंगन कमेटी ने कुल मिला के 123 गाँव को इसके अंदर रखा, जिसका कुल एरिया था 13,108 स्क्वायर किलोमीटर। बट जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, ठीक है, इतना रखा है। सोचो गडगिल साहब ने कितना रखा होगा। लेकिन जब ये कमेटी बनी तो इसने इसमें से भी 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरिया को कम कर दिया और इन्होंने केवल और केवल 9,993.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इन्होंने किसके अंदर में काउंट किया? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर। मतलब और एरिया हमने रिड्यूस कर दिया। इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट इनिबेटेड एरियाज, इन्होंने कहा कि जिस एरिया में लोग रहते हैं, जिस एरिया में उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है, कोकोनट वगैरह की प्लांटेशन की है, जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन है, ठीक है, उसको आप इससे बाहर रखो। मतलब उसको आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में मत रखो। खेती का जोन जहाँ लोग रहते हैं, वो जहाँ प्लांटेशन करते हैं, उनको भी क्या करो, आप इससे बाहर रखो। फिर इसी के संबंध में एक यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आई 2014 के अंदर में। इस नोटिफिकेशन के अंदर में जो 59,000 ओरिजिनली कस्तूरी रंगन कमेटी ने कितना कहा था? 59,940। पीछे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था, कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था कि इन 6 के 6 राज्यों का सिर्फ 37% भाग वेस्टर्न घाट का हम किस में रख रहे हैं? हम आपका इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में रख रहे थे। तो कुल मिला के एरिया कितना था? लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। बट जब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि कमेटी थी ना भाई, अब कस्तूरी रंगन एक कमेटी तो है, इसने गवर्नमेंट को सिफारिश दी। गवर्नमेंट ने उस 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के में से लगभग केवल 57,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 56,825 टू बी प्रिसाइज, इस एरिया को पश्चिमी घाट के अंदर में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया या जोन के अंदर में उन्होंने क्लासीफाई किया। इतना होना चाहिए था, कस्तूरी रंगन कमेटी ने इतना कहा था, बट सरकार ने और कम करके किया, इतना किया। ठीक है, अभी तक ये जो, अब ये भी फाइनल नहीं हुआ, अभी फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक क्या है दोस्तों? पेंडिंग पड़ी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार बोला है
कि भैया लोग तो विरोध करेंगे ही, पॉलिटिकल पार्टियां तो विरोध करेंगी ही, स्टेट गवर्नमेंट तो विरोध करेंगी ही, ठीक है, लेकिन आप इनके विरोध के चलते दोस्तों जो प्रीवियस बायोडाइवर्सिटी है आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज जो हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हो जो आज हो रहा है, ये भी किसका परिणाम है दोस्तों? आज जो आपके सामने हो रहा है, दिस इज ऑल्सो द परिणाम ऑफ दैट माइंडलेस डेवलपमेंट, है ना। तो एनजीटी ने तो कहा भी था कि कम से कम ये जो एरिया है इसको तो आप नोटिफाई कर दो। भाई लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करेंगी, समझ में आ रही बात आपको? ये वाली बात आप समझनी पड़ेगी। दैट देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कंटिन्यू डिले। भाई इन्होंने कहा कि आप सिंपल इस बात पे इसको डिले किए जा रहे हो कि जो राज्य है यहाँ के, ठीक है, वो इसको मान नहीं रहे हैं। अब सिर्फ इस बात पे अगर आप इसको डिले करते रहोगे तो कितने टाइम तक आप इसको डिले करोगे? तो फटाफट करो और इसको इको सेंसिटिव जोन बना दो, ठीक है। अब सोचो लोगों की यहाँ पर क्या क्या एप्रीहेंशंस थी। फार्मर ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये जो केंद्र सरकार की जो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है, सरकार इसको लागू करे, इससे पहले आप क्या करो, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दो। यार कोई बात नहीं, ठीक है, आप सरकार कर भी देगी अगर फार्मर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद में आज जो हो रहा है ये जस्ट शुरुआत है दोस्तों उस डिजास्टर की जो गडखिल साहब ने पहले प्रिडिक्ट किया था। गडखिल साहब ने तो पहले ही बोल दिया था कि पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न घाट है ये माउंटेनस एरिया है, अगर यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी की, ठीक है, तो वो आपकी इकोलॉजी के क्या होगी दोस्तों, अगेंस्ट में जाएगी। द रिकमेंडेशन ऑफ बोथ द रिपोर्ट ऑन द लैंड यूज, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज, tourism development, tourism, they all would convert the semi urban villages into the regions into the forest with no facilities and the road। ठीक है, फार्मर्स गए सुप्रीम कोर्ट में कि इसको आप क्या करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर में जितना भी हमारा एरिया है जहां हम खेती करते हैं, जहाँ हम जो है बेसिकली फॉरेस्ट्री करते हैं, जहाँ हम अपने पशु पालते हैं, जहाँ पर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ रोड बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, सरकार की ये नोटिफिकेशन इन सबको सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देगी। और अगर एक फॉरेस्ट बन गया तो ना उसमें रोड होगा ना किसी प्रकार की फैसिलिटी, तो हम रहेंगे कैसे? तो इसीलिए लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि इस नोटिफिकेशन को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तब से मामला यार पड़ा ही है। पर चलो मैं बताना चाहता हूँ ये सब पॉलिटिकल बातें थी, ठीक है, ये सब वो बातें हैं जो मैं आपको बताई मैंने, ठीक है, जिनकी वजह से दोस्तों आज आप ये डिजास्टर देख रहे हो। बट वेस्टर्न घाट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो अभी अभी मैंने एक आपको बताई भी बात, जो हमारा वेस्टर्न घाट है दोस्तों, इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तापी नदी के साउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ ऑफ रिवर तापी, ठीक है, ऐसे इसको हम बोलते हैं, एंड इज ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड अप टू द साउथ। और साउथ में कहाँ तक फैला है दोस्तों, ये आपका कन्याकुमारी। तो ये तापी से शुरू होता है यहाँ पर और इट एक्सटेंडेड अप टू दोस्तों कन्याकुमारी। किन किन राज्यों में है, अगर आप यहाँ पे राज्य देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो नीचे से अगर मैं बात करूँ तो इधर है तमिलनाडु जो इसी का पार्ट है, केरला इसी का पार्ट है, कर्नाटक इसी में आता है, ठीक है, गोवा इसी में आता है, महाराष्ट्र इसी में आता है, एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। सो यहाँ से, ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट है जो दोस्तों, ये 6 राज्य हैं, दे कम्स अंडर द वेस्टर्न घाट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सो ये 6 के 6 हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर में आते हैं। मैंने बता दिया लंबाई ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ऑलमोस्ट 1200 मीटर के आसपास है, ठीक है। ऊंचाई आप कहोगे सर इतनी कम है, हाँ ऊंचाई इतनी ही कम है इसकी दोस्तों। बट यहाँ पर सबसे जो मेन बात है यहाँ पर दोस्तों वो क्या है, रेनफॉल। मैंने आपको बताया इस एरिया के अंदर में, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये आपका है। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर हमारी जो है एक ब्रांच आती है साउथ वेस्ट मानसून की, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज़ द अरेबियन सी ब्रांच। इससे लगभग यहाँ से 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है। सो देयर आर द लॉट्स ऑफ रिवर एज वेल, जो आपकी पश्चिमी घाट से ही क्या होती है दोस्तों, ओरिजिनेट होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, पश्चिमी घाट से ही बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट यहाँ पर होती है। तो वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। इट रन पैरेलल टू द, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, अपने पश्चिमी तट के जो है समानांतर ये नीचे की तरफ आता है दोस्तों। साथ साथ में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है। नॉर्थ में तापी नदी से आपका शुरू होता है, ठीक है, और साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दोस्तों, जो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 6 राज्य हैं मुख्यतः, अगर मैं बात करूं आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ भी है आपसे। तो कुल मिला के 6 राज्यों के अंदर से फैला हुआ है दोस्तों। हम इसको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। तो ये एक आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो भी आपका किस में आता है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है।
39 serial sites of the Western Ghats were inscribed into the UNESCO World Heritage Site list in 2012. सो इसकी कुल मिला के 29 साइट्स हैं जिनको वेस्टर्न घाट के जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में रखा गया है। ठीक है, कुल मिला के देयर आर द 39 सीरियल साइट्स ऑफ वेस्टर्न घाट विच इंस्क्राइब्स इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वाटरशेड ऑफ वेस्टर्न घाट, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, यहाँ पे जस्ट अभी बताया कि बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों जो यहीं से निकलती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर। ठीक है, तो एक वाटरशेड मतलब वाटर को डिवाइड करने का भी काम, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो यही वो है जिससे नदियां, कुछ नदियां ईस्ट की तरफ जाती है और कुछ नदियां दोस्तों आपका बह के वेस्ट की तरफ जाके गिर जाती हैं। तो एक ये वाटरशेड के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये किसके रूप में काम करता है? वाटरशेड। अप्रोक्सीमेटली 245 मिलियन पीपल्स लिव्स इन द पेनिनसुलर इंडिया। इस कह रहा है कि जो दक्षिणी भारत है इसमें कुल मिला के 245 मिलियन लोग रहते हैं और इन सबको वाटर सप्लाई कहाँ से मिलती है? वेस्टर्न घाट में। देखो दक्षिणी भारत में ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ पे जमीन खोद के पानी निकाल लो, सरफेस वाटर, सबटेरेनियस वाटर जो है उसको निकाल पाना यहाँ पर दोस्तों बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर ग्राउंड वाटर को आप यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यूजुअली आप यहाँ पर क्या करते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यूजुअली हम जो बारिश का पानी है, जो रिवर वाटर है, उसी को हम यूटिलाइज यहाँ पर करते हैं। तो जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, it heavily depends upon 245 million peoples are heavily depends upon the western ghat and the rainfall which originate from the western ghat. It feeds a large number of the perennial river of the peninsular India. बहुत सारी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिसका मुख्यतः पानी जो है वो पश्चिमी घाट पे होने वाली वर्षा से ही जाता है। दोस्तों ये कुछ ऑफर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं 9 मंथ अगर आप अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो 9 मंथ का ऑफर है जिसमें आपको मिल रहा है दोस्तों 38% का ऑफ। ठीक है, अगर आप अकेडमी 9 मंथ क्यों, देखो अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर से अगर आप जून में आपका पेपर होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 5 जून को प्रीलिम्स एग्जाम है, अभी अगर कुछ हुआ नहीं तो 5 जून को ही होगा पेपर। तो अगर यहाँ से आप देखते हो तो देर आर मतलब कुल मिला के 45,600 जो है 75 रुपये का एक कोर्स आपको पड़ेगा। ठीक है, जिसमें 10% डिस्काउंट भी शामिल है। तो कुल मिला के दिस इज 38% डिस्काउंट, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको किताबें इसके अंदर अभी भी फ्री मिल रही हैं, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। ऑफर 31 तारीख तक वैलिड है। इसके अलावा 3 महीने का कॉम्बो करना है तो 28,350 का, और इसके अंदर में भी दोस्तों आपको क्या है, इसके अंदर में आपको किताबें उपलब्ध नहीं मिलेंगी और ये 31 अक्टूबर तक ये भी ऑफर आपका क्या है दोस्तों वैलिड है। इसके अलावा अगर हम बात करें यार प्लस सब्सक्रिप्शन, तो मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक है, आपका अभी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 57,750। इस पर आप 10% मतलब ऑलमोस्ट 52,000 रुपये, और इस पर भी जब आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको यहाँ पर भी 10% यहाँ पे ऑफ मिलेगा। सो यू विल गेट दिस ओनली एट 74,000 अप्रॉक्सीमेट, मतलब इस पर 10% ऑफ है। ठीक है, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दीज। ठीक है, जब आप मेरा कोड लगाओगे, व्हाट इज माय कोड, मेरा कोड है सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। 45,000 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आइकॉनिक ले सकता है। इस पर भी आपको क्या है दोस्तों 10% क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 10% ऑफ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जल्दी जाओ दोस्तों, 31 तारीख से पहले ज्वाइन करो अनअकैडमी को बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन? सर इससे क्लाइमेटिक कंडीशन, पश्चिमी घाट क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे वो करता है? अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि भैया यहाँ से जो मानसूनी पवनें उत्पन्न होती है ना, यहाँ से, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, तो इधर से जो पर्वतीय मानसूनी पवनें जो उत्पन्न होती है ये इनके लिए बैरियर का काम करता है और इसी वजह से वो इधर भारी बारिश करती है। इधर ज़्यादा बारिश होती है, मैंने बताया 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो हिस्सा है दोस्तों इट कम्स अंडर द रेन शेडो जोन। ठीक है, ये रेन शेडो जोन के अंदर आता है, ये भी मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। ठीक है, तो द माउंटेन एक्ट्स एज अ बैरियर टू द रेन लेडन साउथ वेस्ट मानसून। तो हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके रूप में एक बाधा के रूप में काम करता है और उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। इट दस हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द मॉनसूनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी इन इंडिया। तो इसकी वजह से दोस्तों आपके देश के अंदर में मानसून की जो वर्षा है वो, उसका वितरण है वो, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो आपकी प्रभावित होती है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट। ठीक है, द फॉरेस्ट एफिशिएंटली फंक्शंस एज इन सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो इस पे जंगल जो है, पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, स्टोर कर लेते हैं दोस्तों, और इसीलिए इनका क्लाइमेट चेंज के अंदर में भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर रहता है। इकोनॉमिक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे इकोनॉमिक्स में कैसे, मैंने बताया ना दोस्तों आपका, देखो ये जो है ये पश्चिमी घाट जो है ना, यहाँ पे मिनरल रिसोर्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे इसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, इसके और बहुत सारे मिलते हैं, इनके खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर, और इनको निकाला जा सकता है। ठीक है, और यही इसकी इकोनॉमिक्स है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक पेपर, जो आपकी पेपर प्लांटेशन है, कार्डामोम, ठीक है, इलायची, वो सब यहीं होती हैं। अब देखो, अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इनको मानते हैं, ठीक है, तो आपको माइनिंग भी रोकनी पड़ेगी, आपको प्लांटेशन भी रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो नुकसान होता है कि नहीं होता दोस्तों, समझ में आ रही बात आपको? भाई चाय कॉफी, दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी का प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों? कर्नाटक, तो वो भी वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। तो चाय, कॉफी, ऑयल पाम, रबड़, इसका जो है इंपॉर्टेंट एरिया है वेस्टर्न घाट, तो ये प्रभावित होगा। क्योंकि अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन को मानते हैं तो आप यहाँ पर ये प्लांटेशन क्रॉप्स भी नहीं लगा सकते। एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर, यहाँ पे लकड़ियों का सोर्स भी है, आप यहाँ के जंगलों से लकड़ी भी आपको प्राप्त होती है। दस आर सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैं, जैसे पेपर बनाने की इंडस्ट्री, प्लाईवुड बनाने की इंडस्ट्री, पॉलीफाइबर बनाने की इंडस्ट्रीज, मैचवुड्स बनाने की इंडस्ट्रीज, तो इनको भी ये सपोर्ट करता है दोस्तों, जो फॉरेस्ट टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अगर हम इनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन मानते हैं तो ना तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ना हम ये कर सकते हैं, ना हम ये, ना हम ये, तो कितने लोगों का रोजगार इससे क्या होगा दोस्तों? प्रभावित होगा। आप समझ सकते हो दोस्तों। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट ड्रॉ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है, टूरिज्म भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर में ह्यूमन इंटरफेरेंस ही मना है भाई। अब ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताऊं तो ये बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि बहुत विविध प्रकार की प्रजातियां, जीवों की, पेड़ पौधों की यहाँ पाई जाती है। आप हमेशा देखते हो दोस्तों, मैं तो देखता रहता हूँ ना न्यूज़पेपर में, वेस्टर्न घाट में से कोई ना कोई नई स्पीसीज, कोई ना कोई नई प्रजाति आपकी जन्म लेती ही रहती है, आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा नया यहाँ से, ठीक है। सो ये इसकी खास बात है दोस्तों। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आप फ्लोरा की बात करो, चाहे आपको फोना की बात करो दोस्तों, दोनों चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज जो हैं वो इस एरिया के अंदर में पाए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेमिक टू द रीजन, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो केवल और केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, दुनिया के किसी और भाग में वो मिलती ही नहीं है। तो यहां से भी अगर आप इनको भगाओगे या पेड़ पौधे काटोगे या इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करोगे तो ये कहां जाएंगी? इट बेसिकली कवरिंग एन एरिया ऑफ 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर और जस्ट अंडर द 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। आप देखो भारत का, ठीक है, तो ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, इसमें 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जस्ट 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री जो इंक्लूड होता है। इट कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ ऑल द प्लांट। आप देख रहे हो, लैंड एरिया सिर्फ 6% है जो वेस्टर्न घाट में आता है, लेकिन अगर आप पूरे इंडिया की प्लांट स्पीसीज की बात करो, मछलियों की बात करो, ठीक है, आप फोना बर्ड की बात करो, बर्ड की बात करो, मैमल स्पीसीज की बात करो, तो कहने का मतलब है भारत की 30% जो स्पीसीज हैं वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में इस 6% लैंड एरिया में पाए जाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। भारत की 30% प्रजाति जो है, ठीक है, फ्लोरा फोना की, वो इस 6% एरिया में पाई जाती है। तो यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, आप किसकी महत्व को समझ सकते हो कितना है। वेस्टर्न घाट इंक्लूड अ डाइवर्सिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारे यहाँ पर मेडिसिनल पौधे पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारा जेनेटिक रिसोर्स यहाँ पर आपका होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स, फूड्स यहाँ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर में भी, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन 2020 फाउंड दैट वेस्टर्न घाट इज अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस एंड डेवलपमेंटल प्रेशर। इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ पे पड़ रहा है। दिस रिक्वायर इंटेंसिव एंड टारगेटेड मैनेजमेंट, तो इसका जरूरत है, IUCN ने बोला है कि ज़रूरत है कि भैया आपको पश्चिमी घाट के ऊपर में बहुत ही आप इंटेंसिव और टारगेटेड मैनेजमेंट अप्रोच के माध्यम से इसको आप मैनेज करो, ठीक है। इकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, मिस्टर गडकिल, वार्निंग्स आर नाउ रेजोनेटिंग। आप समझ पा रहे हो ना, अब गडकिल जी की बातें सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अभी केरला के अंदर में जो फ्लैश फ्लड आई ना, इससे 40 लोगों की जान गई है, ठीक है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ वो भाई साहब सही कह रहे थे, क्योंकि जो आपने डेवलपमेंट एरिया किया है इन हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, उन्हीं की वजह से आपको ये फ्लैश फ्लड देखने को मिली, लैंडस्लाइड देखने को पड़ी। इन द हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट इन द सेंट्रल केरला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोट्टायम, इदुक्की एंड आपका ये बड़ा सा नाम है, ठीक है, पठानमथिट्टा, तो इन्हीं के अंदर आपकी बाढ़ आपको देखने को मिली, लैंडस्लाइड देखने को मिली है। गडकिल reiterate that human interference and unscientific land use has worsened the already damaged ecosystem of वेस्टर्न घाट। जब वेस्टर्न घाट पे उनको रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया था तो उन्होंने बोल दिया था ये बात कि जो मानवीय हस्तक्षेप है और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग जो यहाँ पे किया जा रहा है, ये वेस्टर्न घाट जिसका इकोसिस्टम ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है, उसको और भी ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करेगा।
The studies by Geological Survey of India in the landslide vulnerable area in the hilly district of Kerala has found that कि faulty cultivation pattern, जो हमारा cultivation pattern है वो बहुत faulty है, गलत प्रकार का है. डिफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका मेंटेनेंस बहुत ही डिफेक्टिव है. ठीक है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है. जियो साइंटिस्ट एडवोकेट द नीड फॉर एग्जैम्प्टिंग एरियाज ऑफ वेरी हाई ससेप्टेबिलिटी इन द वेस्टर्न घाट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. उन्होंने मना कर रखा है कि भैया यहां पर आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर नहीं करना है. आपको हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन से यहां पर क्या करना है दोस्तों, परहेज करना है. While urging the government and the local communities to increase the vegetation cover, साथ साथ में ये भी बोला गया है कि यहाँ पर लोकल सरकार को भी बोला है, यहाँ पर लोकल्स जो लोग हैं उनको भी बोला गया कि यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है उसको क्या करो, इंक्रीज करो. क्योंकि देखो यार, अगर वेजिटेशन ज़्यादा होंगी ना, तो वेजिटेशन जब होगी ना, वनस्पति पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, कुछ और चीज़ें होंगी, तो वो एक नेचुरल ब्लॉक का काम करेगी, नेचुरल बैरियर का काम करेगी अगेंस्ट द लैंडस्लाइड. ठीक है, वो लैंडस्लाइड को क्या करेगी, रोकने का काम करेगी. The relentless assaults on its natural assets, developmental activities have led to increase in the scale of deforestation and submergence of the pristine forest. ठीक है, ये हम देखने को मिल रहा है. कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड, हमने इस फॉरेस्ट वाली जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है ना. हमने इसको कमर्शियल पर्पस के लिए बना लिया है, जैसे टूरिज्म वगैरह लेके आते हैं हम दोस्तों. तो इससे जो हमारा हैबिटेट है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर श्रिंक कर रहा है. Climate change and global warming have led to a big variations in the duration and intensity of rainfall in the region. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से इस क्षेत्र में वर्षा की अवधि और तीव्रता में बड़े बदलाव हमने देखने को मिले हैं. This has given rise to increased instances of intensity of extreme weather events in the region. इससे जो दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर में आपकी जो मौसम, चरम मौसम की जो घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर की जो घटनाएं हैं वो बढ़ने लग गई हैं. अब सर ये तो ठीक है, ये तो बीमारी गा रहे हो आप, ठीक है, ये तो हम रोना रो रहे हैं. सर व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे अहेड, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए. देखो, हमें ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, हमें ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा. अ बैलेंस बिटवीन द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड डेवलपमेंट शुड बी साउट. ठीक है, आपको एक संतुलन यहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा. एक्सटेम्प्टिंग एरियाज ऑफ वेरी हाई ससेप्टेबिलिटीज फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको किसी भी प्रकार के निर्माण से बहुत अधिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों को छूट देनी पड़ेगी. मतलब मान लो कोई हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर आप किसी भी प्रकार का निर्माण मत करो भाई. अगर आपकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है तो होने दो, ठीक है, मत करो. आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, प्रकृति आधारित समाधान आपको ढूंढने पड़ेंगे. आपको वेजिटेशन कवर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है नेचुरल कैलामिटी के लिए. अगर वनस्पति होती है तो उसका, अगर फिर भी बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होती है, तो उसका पहला प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्तों, आपकी वेजिटेशन पे, वनस्पति पे, और वो बाकी लॉसेस को होने से क्या करता है दोस्तों, रोक देता है. गवर्नमेंट को अलग अलग प्लान और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी दोस्तों, सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी. एक इंटेलिजेंट अप्रोच चाहिए हमें दोस्तों पब्लिक पॉलिसी के अंदर में, वो आज की ज़रूरत है दोस्तों. पॉलिसी के अंदर में हमें गडकिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. और हमें जो हमारा माइंडलेस डेवलपमेंट, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म का जो सिद्धांत है, उपभोक्तावाद जो है, उससे हमें बचना पड़ेगा. हम सिर्फ हर बात को फायदे नुकसान से नहीं सोच सकते. अगर ऐसा सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. United Nations Development Program, which had pioneered the human development approach, has proposed a planetary pressure adjusted human development index, the way of a country human development for its ecological footprint, living in awareness among the various stakeholders. Living in anthropocene, we need to guard against any future damage of the natural worlds. हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा. तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक इवेंट था जो मैंने किया यहाँ पर दोस्तों, डिस्कस किया. ठीक है, जस्ट बिकॉज देव आइकॉनिक मेंटर के, आइकॉनिक में मेंटर जो है मैं नहीं मिलूंगा. मेरे को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको बस मेरा कोड यूज करना है, सुमित10. चाहे आप प्लस ज्वाइन करो, चाहे आप आइकॉनिक करो, ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा. ठीक है, जितना मैं गाइड करूंगा बाकी बच्चों को, मैं उतना गाइड करूंगा. आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो. परंतु अगर आप आइकॉनिक करते हो तो यू विल गेट एन आपका एजुकेट मेंटर फ्रॉम द अनअकैडमी साइड. अनअकैडमी आपको मेंटर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो गाइज अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है तो देखो अभी 10 तारीख से हमारा कोर्स आ जाएगा, एनसीईआरटी का डिटेल्ड कोर्स. तो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अस. ठीक है, आप जुड़ सकते हैं. आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है. आइकॉनिक में अनअकैडमी आपको एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करती है. ठीक है, और जो बच्चा मेरा कोड लगाता है उनको खुद मैं अपने आप की मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ. जो मेरा कोड लगाएगा सुमित10, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही गाइड करूँ.
तो प्लस कोर्स जो है इसमें लाइव टेस्ट वीकली ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर अलग मिलता है जो स्टडी प्लान करता है, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस जो है आपको देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जीएस का प्राइस है, आप देख सकते हो, दिस इज द एक्चुअल प्राइसेस। एक साल का है 49,500, आपने मेरा कोड लगाया, सब पे ही 10% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपने कोड लगाया मेरा, यू विल गेट 10% ऑफ। आइकॉनिक में भी यू विल गेट 10% ऑफ। दिस इज द एक्चुअल आइकॉनिक प्राइस एंड दिस इज द डिस्काउंटेड आइकॉनिक प्राइसेस, ठीक है। आप देख सकते हो एक साल का वैसे 74,500 है, आपने मेरा कोड लगाया एंड डिस्काउंट मिल रहा है। आइकॉनिक में एक पर्सनल मेंटर अलग से मिलेगा, लेकिन अगर आपने मेरा कोड लगाया तो मैं तो हुई हूँ, ठीक है। 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, जिनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अकेडमी में साथ रख के। ये फीस है ऑप्शनल की, एक साल की देखें तो 27,500, आपने मेरा कोड लगाया 10% यहाँ पे भी ऑफ। बट मैं कहूँगा यार ऑप्शनल के लिए, कॉम्बो के लिए जाओ। कॉम्बो पे अभी अच्छा ऑफर मिल रहा है, 35% ऑफ मिल रहा है आपको दोस्तों 31 अक्टूबर तक, है ना। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, ये एक्चुअल प्राइस है और इस पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा, इस पर भी आपको 10%, मतलब एक साल का अगर आप प्लस ले रहे हो दोस्तों तो इट विल कॉस्ट यू 52,000। थोड़े दिन पहले 49,000 रुपये था, तब तो लिया नहीं, अभी 52 हो गया और अब बढ़ेगा, ये 55 पे जाएगा, बता रहा हूँ। तो जल्दी जाओ और ज्वाइन कर लो फटाफट से, कोड लगा दो सुमित10 मेरा कोड है, इस कोड को यूज करो, फटाफट ज्वाइन करो दोस्तों अनअकैडमी को। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।